चलो भाई, आज से बेटा नया खेल शुरू करेंगे। काइनेमेटिक्स का खेल खत्म करते हैं, नया डमरू बजाते हैं। आज से मदारी नया खेल दिखाएगा आपको, जिस खेला का नाम है बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के कानून। न्यूटन के गति के कानून, गति के कुछ एक कानून होते हैं बेटा, जो हम रोड पे तो फॉलो नहीं करते, लेकिन किताब में एटलीस्ट फॉलो कर लेने चाहिए। ठीक है ना, रोड वाले तो अपन कहाँ फॉलो करते हैं, जहां लिखा है 20 की गति में चले वहां पे 120 की गति पे चलना जरूरी हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पे आपको ये कानून फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर कानून फॉलो नहीं करोगे तो डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनोगे, है ना। तो चलो खेला शुरू करते हैं कानून का। न्यूटन सर के लॉज के बारे में बेटा सभी अवेयर हैं। सही बच्चों को पता है कि न्यूटन सर ने हमें मोशन के 3 लॉज दिए थे, है ना। कोई बॉडी मोशन कर रही है, किसी भी तरह का मोशन कर रही है, सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है ना, कोई भी बॉडी पॉइंट बॉडी, कोई भी बॉडी यानी कि पॉइंट बॉडी। ठीक है ना, पॉइंट बॉडी का मतलब क्या होता है, जिसका साइज यूनिवर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, यहाँ पे हम पॉइंट बॉडीज उनको ट्रीट करेंगे। जैसे मैं हूं, मेरे ऊपर जब भी फोर्स की बात होगी तो मुझे एक पॉइंट बॉडी की तरह ट्रीट किया जाएगा, है ना। एक बक्से में बंद करके मुझे और हर तरफ फोर्स दिखाए जाएंगे। ठीक है, चलो। तो न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ बेटा, फर्स्ट लॉ सभी को पता है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखवाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सबको पता है, बचपन से यही पढ़ते आए हैं वो। फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है इसको, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, बिल्कुल हमारी तरह बेटा, हमसे अच्छा तो इस लॉ का कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। लॉ ऑफ इनर्शिया का दुनिया का बेस्ट अवेलेबल एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता क्या है, पहले ये देखते हैं। ये कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक कि आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें, कोई आप एक्सटर्नल एफर्ट्स ना लगा दें, तब तक वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। अब इस चीज का हमसे बेटर एग्जांपल कौन हो सकता है ना। सुबह सुबह, सर्दियों की बात कर लो चाहे गर्मियों की, सुबह सुबह सो रहे हो, हम रात को सोए तो सुबह अपनी टेंडेंसी क्या होती है, सोते रहने की, है ना, कि सुबह हम उठे ना। ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी क्या है, सोते रहने की, सोता ही रहूं, सोता रहूं, पता नहीं सो सो के मर जाऊं, है ना, सोते रहने की। अनटिल और अनलेस, कब तक सोते रहेंगे, जब तक मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आके अपने गाल को किसी ना करके चली जाए। ठीक है ना, तब तक हम सोते रहेंगे। तो मम्मी की चप्पल एक्सटर्नल फोर्स है, और वो जो सोना है वो हमारी इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, वो हमारा आलस है। तो इनर्शिया को अगर आप हिंदी में समझना चाहो ना, तो इसको आप आलस भी बोल सकते हैं। इनर्शिया को हम आलस भी बोल सकते हैं, आलसी जी, आलस, है ना। हम फोन चला रहे हैं, हम फोन चलाते ही रहना चाहेंगे, चलाते ही रहना चाहेंगे, चलाते ही रहना चाहेंगे। कब तक, जब तक कि मम्मी को गुस्सा ना आ जाए और उठा के उसे तोड़ ना दे। ठीक है, तो वो भी क्या है, इनर्शिया। बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग्स भी इस चीज को फॉलो करती है। ठीक है ना, बट ये न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन होता है ना, ये एक जगह पे फेल हो जाता है। एक जगह पे फेल हो जाता है ये, जब हम किताब उठाते हैं ना, तो हम, ऐसा कभी नहीं होता कि पढ़ते ही रहे पढ़ते ही रहे पढ़ते ही रहे, पढ़ पढ़ के मर जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तब हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती किताब को रखने के लिए। ठीक है ना, किताब उठाई, झट से नींद आ गई, बहुत पढ़ लिए, 5 मिनट में ऐसा लगता है, घड़ी देख देख बहुत पढ़ लिए यार, अभी तो शुरू किया था, इतनी देर हो गई, है ना। वहां पे फेल हो जाता है ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पढ़ाई के चक्कर में फेल हो जाता है। ठीक है ना, ये वाला टेक करवाते हैं चाइना, बस ठीक है, आ जाओ चाइना से बाहर आ जाओ अब। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेटा सिर्फ थ्योरेटिकल है, ये हमें फोर्स का थ्योरेटिकल आइडिया देता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, ये हमें क्या बताता है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आके ना लग जाए। ठीक है ना, रेस्ट पे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल देते हैं,
मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन बोल दिया जाता है। एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है, जब बस कर्व लेती है, पहाड़ों में तो पता ही होगा तुम्हें ये बात, है ना, तो हम टेंजेंशियली बाहर जाते हैं तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल होता है, ठीक है ना। तो वो सब बेसिक चीजें हमने बहुत पढ़ रखी हैं, उनके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ सिर्फ हमें क्वालिटेटिव आइडिया देता है बेटा, ठीक है ना, क्वालिटेटिव आइडिया देता है हमें फोर्स का, बताता है कि फोर्स होता क्या है। फिर आते हैं हम सेकंड लॉ पे, ठीक है। सेकंड लॉ हमें फोर्स को क्वांटिटेटिवली बताता है कि फोर्स होता क्या है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाइड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें, dp बाय dt, जहां पे p मोमेंटम होता है और मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है, p इज इक्वल टू mv, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें रिलेशन मिलता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। किसी बॉडी पे आपने फोर्स अप्लाई किया है, अगर फोर्स अप्लाई किया है तो वो फोर्स उस बॉडी में एक एक्सेलरेशन डेवलप करेगा। अगर आप किसी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन डेवलप करेगा। अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो उस पर कोई भी एक्सेलरेशन डेवलप नहीं होगा, ठीक है। यही देखो फर्स्ट लॉ भी हम यहीं से एक्सप्लेन करते हैं बेटा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। आपने किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, उसका फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। एक्सेलरेशन जीरो आप यहां पे रखो तो हमें क्या मिलेगा, v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि v इज इक्वल टू यू। बॉडी की फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इक्वल होगी। अगर इनिशियल जीरो थी तो फाइनल भी क्या रहेगी, जीरो। इनिशियल 1 मीटर पर सेकंड थी तो फाइनल भी 1 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों को रिलेट कर देता है जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma। इससे हम फर्स्ट लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये ड्राइव सारी चीजें फर्स्ट लॉ से ही हुई है, ठीक है ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस हमारे काम का ये है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करोगे तो वो फोर्स उसमें एक एक्सेलरेशन डेवलप करेगा, ठीक है। वो फोर्स उसमें एक एक्सेलरेशन डेवलप करेगा। पूरे चैप्टर में हमें इसी एक्सेलरेशन से डील करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन फोर्स की होगी, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वही होगी जो डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स की है, ठीक है। ये यहां से हमें साफ साफ मिल रहा है बेटा, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर, एक्सेलरेशन भी वेक्टर। फोर्स वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन भी क्या आएगी, सेम आएगी दोनों की डायरेक्शन, ठीक है। सेकेंड लॉ का पढ़ लिया हमने, फॉर्मूला पढ़ लिया भाई, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब सेकेंड लॉ को आप अप्लाई कैसे करेंगे ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो हेडिंग डाले बेटा छोटी सी, हाउ टू अप्लाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हाउ टू अप्लाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे हम, जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी, आपको बता दिया एक ऑब्जेक्ट है, एक ट्रक है, एक बस है, ट्रेन है, जो कुछ भी है, आपको बता दिया जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है। अब इस पे आप सेकंड लॉ अप्लाई करके आपने उसको कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं। सेकंड लॉ अप्लाई करने से पहले हम स्टेप वाइज, वैसे बार बार हम स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हमें याद हो जाएगा एक बार में, अच्छे बच्चे हैं ना। सबसे पहला स्टेप है बेटा, ड्रॉ नीट एंड क्लीन, ड्रॉ नीट एंड क्लीन एफबीडी। एफबीडी, एफबीडी क्या होता है बेटा, फोर्स बॉडी डायग्राम
या फ्री बॉडी डायग्राम भी बोल देते हैं इसको, फोर्स बॉडी डायग्राम और फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना, फोर्स बॉडी डायग्राम या फ्री बॉडी डायग्राम बोल दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको लिखने का मतलब है, ठीक है ना। अब क्या होगा, क्वेश्चंस में क्या कहा जाएगा आपको, एक मैन था या एक कार थी, एक कार के ऊपर इतना फोर्स लगा, एक ट्रक पे इतना फोर्स लगा, एक ट्रेन पे इतना फोर्स लगा, है ना। अब आप ट्रेन तो बनाने बैठोगे नहीं बेटा, जब आप शो करोगे सारे फोर्सेस को कि किसी बॉडी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, आप सारे फोर्सेस को जब शो करोगे तो आप कंप्लीट बॉडी को नहीं बना सकते। एफबीडी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको एबीसीडी कोई भी सिस्टम दिया हुआ है उसको एक स्क्वायर टाइप के बॉक्स में बंद कर दो, स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्स। ये मान लो ये वो बॉक्स है और वो बॉडी इसके अंदर रखी हुई है, ये बॉक्स उस बॉडी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉक्स उस बॉडी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब इसमें क्या करो, जिस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं ना उस डायरेक्शन में फोर्स शो कर दो। फोर्स बॉडी डायग्राम एफबीडी का मतलब यही है भाई, मान लो इस पे कोई फोर्स लग रहा है इधर F1, वो इधर शो कर दो, कोई दूसरा फोर्स है F2 अपोजिट, इधर शो कर दो, कोई तीसरा फोर्स है F3, इधर शो कर दो। जितने भी फोर्सेस उस पे लग रहे हैं सारे फोर्सेस ड्रॉ कर दो। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब यही है कि आप बॉडी को एक बॉक्स में बंद करो और उस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सारे फोर्सेस शो कर दो। क्वेश्चन में जितने भी फोर्सेस का डिस्कशन हुआ है सारे फोर्सेस शो कर दो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, अज्यूम और असाइन एक्सेलरेशन, अज्यूम और असाइन एक्सेलरेशन, assume or assign acceleration, direction of acceleration, sorry, direction of acceleration, direction of acceleration। अब देखो एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि बॉडी के ऊपर फाइनली किस तरफ एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये फोर्स भी एक एक्सेलरेशन डेवलप करेगा, ये भी एक एक्सेलरेशन डेवलप करेगा, ये भी और ये भी, हर फोर्स एक्सेलरेशन डेवलप करेगा, हर फोर्स एक्सेलरेशन डेवलप करेगा ना। इन दो फोर्सेस को हटा लेते हैं हम, इनिशियली एक लाइन के अलोंग सोल्व करते हैं हम सिर्फ, ठीक है। ये फोर्स कुछ एक्सेलरेशन डेवलप करेगा, ये फोर्स भी कुछ एक्सेलरेशन डेवलप करेगा। अब मुझे नहीं पता कि बॉडी का फाइनल एक्सेलरेशन किधर होगा, तो मैं अज्यूम करूंगा यहां पे, जैसे मैंने एफबीडी बनाया ना, ये एफबीडी था, इधर फोर्स था बेटा F1, इधर फोर्स था F2, तो आप इसका एक्सेलरेशन अज्यूम कर लो कि जो फाइनल एक्सेलरेशन होगा ना, अपनी मर्जी से अज्यूम कर लो, अपनी मर्जी से अज्यूम कर लो कि इसका फाइनल एक्सेलरेशन होगा बेटा इस तरफ। और एक्सेलरेशन को कभी भी इस पे एरो लगा के शो नहीं करना, इससे थोड़ा दूर, या तो ऊपर या नीचे, एक डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन शो कर दो, ठीक है ना। मान लो बॉडी का मास था m, मास यहां पे लिखेंगे हम, ठीक है। हमने एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अज्यूम कर लिया। अब लास्ट स्टेप क्या होगा बेटा, राइट नेट फोर्स, राइट नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में टोटल फोर्स लिख दो कितना लग रहा है इस बॉडी पे, इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लिख रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में बेटा टोटल फोर्स कितना है, F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, हमें तो इस तरफ लिखना है ना, तो क्या आएगा F1 माइनस F2, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स लिखना है दूसरा माइनस कर देंगे, है ना भाई। जैसे मैं हूं, मेरे को एक आदमी इधर से 10 न्यूटन से खींच रहा है, एक इधर 5 न्यूटन से, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है 10 माइनस 5, ठीक है ना। अगर इस डायरेक्शन में पूछे तो 5 माइनस 10 यानी कि माइनस 5, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि नेट फोर्स इधर नहीं इधर है नेट फोर्स, ठीक है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन मैटर करता है, अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव साइन आ जाए मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो डायरेक्शंस को लेके कभी टेंशन ना ले, वेक्टर क्वांटिटी है, अपने आप पता चल जाएगा डायरेक्शन का, ठीक है। नेट फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में क्या आ गया बेटा F1 माइनस F2,
और इस फोर्स को नेट फोर्स को बेटा मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल रख दें। इसको, इस फोर्स को ma के इक्वल रख दें, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी बेटा ma इज इक्वल टू F1 माइनस F2। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी और इस इक्वेशन से हम जो मर्जी इंफॉर्मेशन चाहे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो दोनों फोर्सेस के डिफरेंस को मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल है ये वाला फंडा तो, ठीक है ना। लेकिन एफबीडी ध्यान से ड्रॉ करें बस बेटा, क्योंकि एफबीडी में कोई भी फोर्स मिस हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जितने भी अवेलेबल फोर्सेस होते हैं हम अभी उनका डिस्कशन करेंगे कि जब आप एफबीडी बनाओगे ना तो किन किन फोर्सेस को ध्यान में रखना है ना, भूल ना जाए। हम सिर्फ अप्लाइड फोर्स को ना देख लें। बहुत बार होता है ऐसा, एफबीडी जब हम बनाते हैं तो बहुत ही बार ऐसा होता है कि हम फोर्स मिस कर देते हैं, कोई ना कोई फोर्स। ठीक है, और कोई भी एक फोर्स एफबीडी से बाहर हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एफबीडी में फोर्सेस को रिप्रेजेंट अच्छे से करना है। ठीक है, अभी हम डिस्कशन करेंगे कि कौन से फोर्सेस लग सकते हैं, एक बॉडी के ऊपर कौन से फोर्सेस लग सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये भी बिल्कुल हमारे पे वैलिड है भैया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कोई एक चांटा मारेगा, हम उसको एक ही मारे ऐसा जरूरी नहीं है, दो भी तो मार सकते हैं। At every action there is equal and opposite reaction. At every action there is equal and opposite reaction. बचपन से पढ़ते हैं ये बात तो, है ना। न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में तो बहुत ज्ञान है अपने को। At every action there is equal and opposite reaction. आप किसी को एक थप्पड़ मारोगे, बदले में वो भी आपको एक थप्पड़ मारेगा, वो एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन का एक्चुअल मतलब क्या है बेटा, जैसे ये मार्कर है, मैंने बोर्ड को मुक्का मारा, बोर्ड को मुक्का मारा तो मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया, बोर्ड के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया, लेकिन मुझे क्यों दर्द हुआ? फोर्स तो मैंने बोर्ड पे लगाया। मैं दीवार में मुक्का मार के देख लो भी, दीवार में मुक्का मार के देखो, दर्द तो दीवार को होना चाहिए था, आपको क्यों हुआ? फोर्स तो आपने दीवार पे लगाया था, तो दर्द आपको क्यों हुआ? ऐसा नहीं होता बेटा। जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में होती है ना, दो बॉडीज जब कांटेक्ट में, देखो एक्शन रिएक्शन फोर्स कांटेक्ट भी होता है, नॉन कांटेक्ट भी होता है। नॉन कांटेक्ट आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैट्स में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, कूलम्ब्स लॉ वाला जो फोर्स था वो कैसा होता है? एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। वो एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट करते हैं ना। हाँ जी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे, मैं कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहा हूँ। जब आप दीवार पे मुक्का मारोगे तो आपका हाथ दीवार के कांटेक्ट में आया, और जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है तो डेफिनेटली वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, मैंने दीवार पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो बदले में दीवार भी मुझ पे उतना ही फोर्स लगा रही है 10 न्यूटन। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है? देखो एक्शन रिएक्शन में फर्क क्या है, ये है बॉडी 1 और ये है बॉडी 2, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थी। ठीक है, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया। आप एक बात देखें, एक्शन और रिएक्शन फोर्स भले ही इक्वल भी है, अपोजिट भी है, लेकिन ये दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हरदम दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करेंगे। एक्शन अगर इस पे लग रहा है तो रिएक्शन इस पे लगेगा, तो कभी भी ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। एक्शन रिएक्शन में सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, कैंसिल आउट करने की। इक्वल है फोर्स, अपोजिट भी है, लॉजिक खत्म कर दो, लॉजिक खत्म कर दो। ऐसा नहीं होता बेटा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। एक्शन फोर्स अपना काम करेगा, रिएक्शन फोर्स अपना काम करेगा। दोनों ने लगा दिया ना, इसके बाद इनका आपस में कोई लिंक नहीं होता। एक्शन और रिएक्शन का आपस में कोई रिश्ता नाता नहीं होता, इनका कोई लिंक नहीं होता।
ऐसा कोई डिस्कशन नहीं होता कि तू फेल होगा मैं भी फेल होऊंगा, तू पास होगा मैं भी पास होऊंगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल अपने से ही ले लें हम इसको। आपने किसी को चाटा मारा, ठीक है, अब मान लो सामने खली खड़ा है ना, द ग्रेट खली, आपने खली को मारा चाटा खिंचा के, ठीक है, और उसने भी मारा आपको वापस खिंचा के। आपने चाटा मारा एक्शन, खली ने आपको चाटा मारा रिएक्शन। क्या होगा? क्या एक्शन और रिएक्शन दोनों ने सेम रिजल्ट प्रोड्यूस किया? है ना, एक्शन से तो बेटा बंदा हिला भी नहीं, और रिएक्शन से पता चला बंदा हमीरपुर खड़ा था, शिमला जाके गिरा, है ना। तो ऐसा नहीं है, दोनों फोर्सेस अपना अपना अलग अलग काम करेंगे। एक्शन अलग बॉडी पे लगा, भाई एक्शन फोर्स खली पे लगा, उसकी बॉडी हो सकता है कंपेटेबल है कि वो उस फोर्स को झेल जाए, उससे ना हिले वो। रिएक्शन फोर्स आप पे लगा, चाहे आपकी बॉडी झेलने वाली हो, लेकिन सामने वाले का थप्पड़ इतना भारी है ना कि नहीं झेल पाएंगे। ठीक है ना, फोर्स तो दोनों बराबर हो दोनों बराबर है बेटा। फोर्स तो, एक बच्चे ने लिखा कि सर रिएक्शन ज्यादा, नहीं, फोर्स दोनों इक्वल है। अब देखो एक एग्जांपल देखो, आपने बॉल को दीवार पे देख के मारा, सबसे बढ़िया एग्जांपल। आप बॉल को दीवार पे फेंक के मारते हैं तो उससे क्या होता है बेटा, दीवार उधर खिसक जाती है और बॉल इधर आ जाती है। ऐसा ही होता है ना, जब आप बॉल को दीवार पे मारते हो तो दीवार खिसक जाती है ना, नहीं खिसकती? ऐसे मैंने कभी देखा नहीं, खिसक जाती है क्या भाई दीवार? नहीं खिसकती बेटा। बॉल जाके बॉल को हिट करती है, बॉल को हिट किया तो बॉल ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, बॉल ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, बॉल ने दीवार पे फोर्स लगाया, दीवार ने बॉल पे फोर्स लगाया, लेकिन दोनों फोर्सेस इक्वल थे, दोनों ही फोर्सेस इक्वल थे। लेकिन ये फोर्स सफिशिएंट नहीं है कि इस दीवार को हिला सके, क्योंकि इसका मास बहुत ही ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है। ये फोर्स सफिशिएंट नहीं है कि दीवार में कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे। लेकिन उतना ही फोर्स बॉल पे लगा, बॉल का मास बहुत कम था, बॉल का मास बहुत कम था, इसके ऊपर भी उतना ही फोर्स लगा, तो ये फोर्स इसमें इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये फैक्ट है बेटा, यूनिवर्सल फैक्ट है। जरूरी नहीं है कि अगर एक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो रिएक्शन भी नहीं करेगा, ऐसा कुछ कंपल्सेशन नहीं है। एक्शन रिएक्शन दोनों अपना अपना काम करते हैं, दोनों का अपना अपना मुद्दा है ना, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस लग गया ना फोर्स, इसके बाद इनके रिश्ते नाते खत्म, ब्रेकअप हो गया फिर इनका। तो अपनी जिंदगी में जो मर्जी कर, मैं जो मर्जी कर, दोनों अपना अपना इफेक्ट शो करेंगे, इंडिविजुअल इफेक्ट होगा दोनों का। ठीक है, तो एक टीएनटी बना लें एक्शन रिएक्शन फोर्सेस को लेके, जो हमारे मन में बड़े सवाल रहते हैं ये दूर हो जाने चाहिए, शंकाएं। ठीक है, टीएनटी बनाए, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखे बेटा, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नेवर बैलेंस ईच अदर। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नेवर बैलेंस ईच अदर। एक्शन रिएक्ट, सेकेंड पॉइंट लिखे, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस acts on two different bodies. Action reaction forces acts on two different bodies, acts on two different bodies, so they do not cancel each other. इसलिए कैंसल आउट नहीं करते क्योंकि वो दो डिफरेंट बॉडीज पे फोर्स लगते हैं बेटा। ठीक है, आप तो एक ही बॉडी पे नेट निकाल सकते हो ना, जैसे ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। जब आप इस पे नेट फोर्स निकाल रहे हो तो इसके वाले फोर्सेस को थोड़े ना इन्वॉल्व करोगे, इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको थोड़े ना इन्वॉल्व करेंगे हम। ठीक है, वो इसी में आ गया बेटा, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, यानी कि कभी भी सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, सेकंड पॉइंट रिपीट कर दूंगा बेटा, पहले थर्ड लिख लो फिर रिपीट कर दूंगा। ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, are equal and opposite, but their effects has no relation with each other, but their effects has no relation with each other.
ठीक है, माना एक्शन रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, बट उनके इफेक्ट्स का एक दूसरे से कोई भी रिश्ता नाता नहीं। ठीक है ना, डिस्कस कर चुके हैं हम ये पहले ही, द ग्रेट खली और हमारे एग्जांपल से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज so they do not cancel each other, so they do not cancel each other. First point, action reaction forces never balance each other, action reaction forces never balance each other. ठीक है, क्लियर। अब हेडिंग डाले बेटा, forces to be kept in mind, forces to be kept in mind, किन किन फोर्सेस को दिमाग में रखना चाहिए while drawing FBD, while drawing FBD। जब आप FBD ड्रॉ कर रहे हो तो आपके दिमाग में कौन से फोर्सेस आने चाहिए। जब भी आप FBD बनाओ, तीन फोर्सेस आपके दिमाग में हरदम आने चाहिए, इनके बिना आप प्रोसीड नहीं करेंगे। सबसे पहला वेट, दूसरा बेटा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और तीसरा होगा टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। ठीक है, एनएलएम में न्यूटन्स लॉज ऑफ एफबीडी का मतलब बेटा फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स बॉडी डायग्राम। ठीक है, स्टार्टिंग में भी लिखवाया था मैंने, एफबीडी का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स बॉडी डायग्राम। ठीक है ना, उसका मतलब क्या होता है कि एक बक्सा में ऑब्जेक्ट, ये बक्सा है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ट्रेन बस सब इसी में ही है, इसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं सारे फोर्सेस शो कर दो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ये मतलब होता है एफबीडी का। ठीक है, तो जब भी आप किसी बॉडी का एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो आपको इन तीन फोर्सेस के बिना आप प्रोसीड नहीं करेंगे। जब तक आप चेक ना कर ले तीनों को, आप सबसे पहले वेट से पूछें, वेट लग रहा है बॉडी का, हाँ तो लगाओ वेट को। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, अगर हाँ तो अप्लाई करो, अगर ना तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। टेंशन फोर्स क्या लग रहा है बॉडी पे, हाँ तो अप्लाई करो, ना तो कोई बात नहीं, लेकिन चेक तीनों करने हैं, चेक तीनों फोर्सेस चेक करोगे आप। जब भी आप एफबीडी ड्रॉ करोगे, इन तीन फोर्सेस के बिना आपका एफबीडी अधूरा है। एक्सटर्नल फोर्स तो आप लिख दोगे, ठीक है ना, बता रहा हूं, सब बता रहा हूं बेटा, एक एक करके डिस्कशन करूंगा तीनों का। एक्सटर्नल फोर्स तो आप बता दोगे कि भाई एक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, वो तो आपको ड्रॉ करना ही करना है। उसके सिवाय ये तीन एडिशनल फोर्सेस जो हैं, ये भी आपने ड्रॉ करने हैं। ये तो वो फोर्सेस हैं जो इनके साथ फ्री में बंटते हैं, इनके ना चाहते हुए भी ये फोर्सेस तो रहेंगे ही रहेंगे, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये तो आपने अप्लाई किया, ये यूनिवर्सल फोर्सेस है, ये तो यूनिवर्सल फोर्सेस है, ये अपने आप आएंगे ये फोर्सेस। ठीक है, जब आप ये फोर्स अप्लाई करोगे तो इन तीनों में से हो सकता है तीनों अराइज हो जाए, कोई एक अराइज हो, कोई दो अराइज। ठीक है, तो इनको चेक करना जरूरी है। एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं, इनकी डायरेक्शन के बारे में। ठीक है ना, सबसे पहला वेट, वेट डायरेक्शन बेटा खास कर देख लें इनकी। वेट किस टाइप का फोर्स है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स है। वेट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है ना, वेट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज, वर्टिकली डाउनवर्ड, हर दम वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। चाहे कुछ भी हो जाए, आप ऑब्जेक्ट को टेढ़ा रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, जैसे मर्जी रख दो ऑब्जेक्ट को, वेट उसका हरदम वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, हरदम वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है ना, वेट का फॉर्मूला तो सभी को पता ही है बेटा, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड,
और एक बहुत बड़ा फैक्ट वेट का मैं आपको बता दूं, शायद आपके मन में एक वहम हो, ये वहम दूर कर ले अपना। वेट ऑफ ए बॉडी, टीएनटी डाल के लिख ले ये बात, वेट ऑफ ए बॉडी never act on another body, on any other body। वाह सर, समझ नहीं आया, बोलो। वेट ऑफ ए बॉडी नेवर एक्ट ऑन एनी अनदर बॉडी। नहीं आया ना समझ? कभी भी किसी बॉडी का वेट किसी दूसरी बॉडी पे एक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल, जैसे एक ब्लॉक है, उसके ऊपर आपने दूसरा ब्लॉक रख दिया, है ना, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर मैंने दूसरा ब्लॉक रख दिया, ठीक है। मान लो इस ब्लॉक का मास है m1, इस ब्लॉक का मास है m2। हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, इन क्वेश्चन को जब हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इसका वेट इस पे लगेगा m1g, लिखते हैं कि नहीं? हाँ या ना बताओ मुझे। बताओ भाई, ऐसे ही लिखते हैं ना? ये बिल्कुल सही बात का बेटा। आप बेड के ऊपर लेट रहे हैं ना, तो आपका वेट एक्ट नहीं कर रहा बेड पे, वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड करता है, अर्थ के सेंटर की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। वो तो बीच में बेड आ गया, अगर बेड नहीं होता बीच में तो क्या ये बेड पे एक्ट करता? नहीं। वेट की प्रॉपर्टी क्या है? वेट अर्थ की वजह से है, अर्थ के मास की वजह से है, उसकी डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ होगी। अगर बीच में कोई बॉडी आ गई तो क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे वेट तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा। ये दो बॉडीज कांटेक्ट में आ गई ना, तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स अराइज हो जाता है, एक कांटेक्ट फोर्स अराइज हो जाता है, ठीक है ना। वेट नहीं लगता आपका, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना। अगला फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, उसमें मैं ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। अभी ये स्टेटमेंट लिख लें, कांटेक्ट फोर्स पढ़ने के बाद में स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दूंगा। वेट ऑफ ए बॉडी नेवर एक्ट्स ऑन एनी अदर बॉडी, ये बात अपने जीवन में बसा लें अच्छे से, क्योंकि जब भी आप एफबीडी ड्रॉ करेंगे ना, आप ये गलती बहुत बार करने वाले हैं। जब मल्टीपल ब्लॉक्स रखेंगे ना, बार बार ये गलती करेंगे कि इसका वेट इस पे लगा दिया, इसका वेट इससे नीचे वाले पे लगा दिया। जी नहीं, एक सिस्टमेटिक वैल्यू इतनी ही होगी, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में लगाएंगे, एक प्लान्ड वे में, कि ये वेट नहीं होता। पहले तो ये जान लेंगे, ये क्लियर कर लेंगे कि ये जो फोर्स इस पे लग रहा है ना, ये वेट नहीं होता। ये बात अपने दिमाग से निकाल के फेंक, जो नहीं होता ये हमें बताएगा अगला फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नंबर 2 लिखो बेटा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, अगर आपको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स समझ आ गया ना, तो समझ लो एनएलएम की आधी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। नॉर्मल कॉन्टैक्ट और टेंशन आ गया समझ में, तो सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। नॉर्मल को बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स जब हम करेंगे ना, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से तो सारा फ्रिक्शन होता है, तो इसके बारे में समझ लें अच्छे से। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। कॉन्टैक्ट का मतलब पता ही है, फोर्स। एक ऐसा फोर्स, जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आती है ना, 100 तरह के फोर्सेस लगते होंगे, कोई मतलब नहीं है। जितने फोर्सेस लगते हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक फोर्स से मतलब है। जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में है, तो उनके कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है, ठीक है। जैसे ये दो बॉडीज आपने ली भाई, एक ये स्फीयर, दूसरा स्फीयर, ये दो बॉडीज कांटेक्ट में है, यहां पे है बेटा कांटेक्ट में, यहां पे कांटेक्ट में है, तो ये इनका कांटेक्ट सरफेस हो गया, है ना। इसका कांटेक्ट सरफेस ये, इसका कांटेक्ट सरफेस ये। तो इन दोनों ही बॉडीज में क्या होगा, जब ये कांटेक्ट में होंगी तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसमें परपेंडिकुलर टू द सरफेस यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा।
एक फोर्स एक्ट करेगा, इस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। और ये भी एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट करता है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। दो बॉडीज अगर कांटेक्ट में है तो मान लो इसने इसके ऊपर एन फोर्स अप्लाई किया तो ये भी इसके ऊपर एन ही फोर्स अप्लाई करेगी। ये फोर्स सिर्फ कांटेक्ट की वजह से होता है जब बॉडीज डायरेक्टली कांटेक्ट में होंगी, क्योंकि कांटेक्ट फोर्सेस तो और भी बहुत तरह के हो सकते हैं। जब दो बॉडीज डायरेक्टली कांटेक्ट में है तो उनके सरफेस के परपेंडिकुलर, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। और ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है किसी भी और पैरामीटर के। ठीक है, वैल्यू हम देखेंगे, वैल्यू हम बैलेंसिंग से निकालेंगे, लेकिन हाल फिलहाल ये हमारे लिए क्या है, इंडिपेंडेंट फोर्स है। ये सिर्फ किस वजह से अराइज हुआ, दो बॉडीज के कांटेक्ट की वजह से अराइज हुआ। जैसे वेट किसकी वजह से अराइज होता है बेटा, मास की वजह से। इसी तरह ये किस वजह से अराइज होगा, कांटेक्ट की वजह से। कांटेक्ट फोर्स मतलब ये कांटेक्ट की वजह से ही अराइज होगा। कांटेक्ट खत्म, ये फोर्स खत्म। ठीक है, क्लियर। इसके बारे में हम कुछ एक बातें लिख लें, पॉइंट 1 लिखें इसके बारे में। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये अपने आप को अपने आप एडजस्ट कर लेता है। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करेगा। न्यूमेरिकल्स के थ्रू देखेंगे हम इसको। दूसरा बेटा, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की वजह से ये फोर्स अराइज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब देखो बेटा, इस बॉडी के कुछ एटम्स है यहाँ पे, इसके भी कुछ एक एटम्स है यहाँ पे, तो इनके बीच में जो आपसी अट्रैक्शन होती है, आपसी अट्रैक्शन होती है, उस वजह से अराइज होता है। ये मॉलिक्यूलर लेवल फोर्स होता है ये। ठीक है ना, क्लियर है। लिख लें इसमें चाहे ब्रैकेट में, इट अराइजेस ड्यू टू, इट अराइजेस ड्यू टू इंटरेक्शन, इट अराइजेस ड्यू टू इंटरेक्शन between electrons and protons. It arises due to interaction between electrons and protons at atomic level, at atomic level. ठीक है, अब आपकी बात का जवाब देता हूं मैं। जो मैंने पिछली बात कही थी ना कि weight of a body never acts on another body. दिखने में वैसा ही होगा, आप मेरे से बहस करोगे कि सर यही तो लग रहा है, लेकिन नहीं, ये फैक्ट है बेटा, वो वेट नहीं लग रहा, वो किसी और माध्यम से लगेगा। ठीक है, तो कृपया करके बहस ना करें, समझें इसको। ये दो बॉडीज ली बेटा आपने, दो ब्लॉक ले लिए। एक ब्लॉक जिसका मास है m1, नीचे वाला ब्लॉक जिसका मास है m2। ठीक है, अच्छा, अब मैं इस ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाऊं, ब्लॉक M1 का, ब्लॉक M1 का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इस पे फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, वेट चेक करो, वेट हाँ जी है, किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जी। और कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है भाई, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। क्या ये बॉडी किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में है, क्या ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, अगर है तो इसके सरफेस के, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि इसमें अपवर्ड और इसमें डाउनवर्ड, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा, तो इस बॉडी में बेटा वो फोर्स लगा अपवर्ड डायरेक्शन में एन। ये किस वजह से आया, प्योरली ड्यू टू कांटेक्ट, प्योरली ड्यू टू कांटेक्ट। नीचे वाली बॉडी पे आ जाओ, नीचे वाली बॉडी का एफबीडी बनाओ, इसके ऊपर बेटा इसका वेट डाउनवर्ड, वेट डाउनवर्ड, और दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है भाई, ये नॉर्मल इसने लगाया ना, इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट था उस वजह से इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, कितना
एन फोर्स लगा। और भाई ये ब्लॉक अर्थ के साथ भी तो कांटेक्ट में है ना, तो अर्थ भी तो इस पे कांटेक्ट फोर्स लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम बोल देते हैं N1 कांटेक्ट फोर्स ड्यू टू अर्थ। समझ आए? दोनों का एफबीडी समझ आया? इसके ऊपर फोर्स, इसका वेट डाउनवर्ड बेटा। दूसरा चेक करो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये दोनों कांटेक्ट में है तो इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स होगा। मान लो कांटेक्ट फोर्स लगेगा इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा ना, इसमें अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका वेट क्या मैंने यहां पे शो किया इस बॉडी पे? क्या इसका वेट मैंने यहां पे शो किया? क्या? हाँ या ना बताओ, तुम्हारे सामने ही है। तो क्या मैंने इसका वेट इस पे अप्लाई किया? नहीं किया। क्या नहीं किया ना? बिल्कुल सही बात, क्योंकि बेटा इसका वेट तो अर्थ की प्रॉपर्टी है ना, अर्थ लगा रही है इस पे ये फोर्स, तो ये इस पे अपना वेट अप्लाई नहीं कर सकता। इसने वेट अप्लाई नहीं किया, इसने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अप्लाई किया। इसने इस ब्लॉक पे जो फोर्स अप्लाई किया, इस ब्लॉक ने इस पे, वो अपना वेट नहीं, वेट कोई दूसरी फॉर्म में, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की फॉर्म में अप्लाई किया। इसने नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अप्लाई किया, वेट अप्लाई नहीं किया। इसलिए मैंने ये बात कही थी कि वेट ऑफ ए बॉडी नेवर एक्ट्स ऑन अनदर बॉडी। इसका वेट एक्ट नहीं किया, वेट एक्ट नहीं किया, कांटेक्ट की वजह से कांटेक्ट फोर्स जो आया ना, अब देखो इक्विलिब्रियम में है, अगर ये सिस्टम रेस्ट पे है तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? m1g के इक्वल। तो आप यहाँ पे ये फोर्स कितना आ जाएगा? m1g। और अब हमें ये क्या लगेगा कि सर ये तो वेट ही तो एक्ट कर रहा है। सर ये क्या है, पागल बना दिया आपने तो, हमें इतनी सारी बातें कही आपने और कह दिया कि ये वेट लग रहा है। लो, इतने देर हमें बनाया, इतने देर से हमें कहते आ रहे हो कि सर कुछ नया दिखाएंगे, कुछ नया दिखाएंगे, सर ने तो वही m1g वेट ही लगा दिया। अगर मैंने ये बात कही है तो इसका मतलब है बेवजह मैं कोई बात नहीं कहूंगा, ठीक है? और इसका मतलब तुम्हें जिस दिन समझ आएगा, जिस दिन मैं कहूंगा कि ये सिस्टम ऊपर मूव कर रहा था या पूरा सिस्टम नीचे मूव कर रहा था, उस दिन लगा के देखना बेटा वेट। एग्जामिनर तुमसे बड़ा कांटा मार के दिखाएगा इस सवाल पे। हाँ जी बिल्कुल, वेट नहीं होगा बेटा, वेट का तो किस्सा ही खत्म कर दो। डाउनवर्ड, डाउन, अब इस बॉडी के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है ना, वो इसके वेट की वजह से, एक तो इस पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आया, ठीक है ना, ये अर्थ के साथ कांटेक्ट में थी ना, तो अर्थ इस पे फोर्स लगाएगी ना। अब देखो अगर ये बॉडी भी इक्विलिब्रियम में है तो आप N1 को क्या लिख सकते हो? M2g प्लस M1g। तो मैं क्या लिख दूं? G M1 प्लस M2। तो सेकेंड बॉडी पे जो नॉर्मल फोर्स लगा वो दोनों के वेट की वजह से, ये कहना गलत होगा। मैथमेटिकली दोनों के वेट के इक्वल आया, लेकिन वेट की वजह से हुआ ये कहना गलत होगा, ये इनके कांटेक्ट की वजह से अराइज हुआ। कौन सी डाउनवर्ड फोर्स? ये बना दिया ना बेटा डाउनवर्ड फोर्सेस। हर ब्लॉक का इंडिविजुअल बनाओगे बेटा डायग्राम, जैसे ऊपर वाले ब्लॉक का लिया, वेट तो हरदम डाउनवर्ड रहेगा, ये तो पूछ के नहीं लगेगा, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और कभी भी इसका वेट दूसरे ब्लॉक पे नहीं चिपकाना, है ना, इसका भार किसी दूसरे पे नहीं चिपकाना। अपनी तरह नहीं है ये कि अपना काम किसी और को दे दे, ऐसा नहीं करना। इसका वेट इस पे ही लगेगा, इसके बदले में इसके ऊपर जो कांटेक्ट आया उसकी वजह से कांटेक्ट फोर्स लग गया। तो आपने फोर्सेस बैलेंस किए फर्स्ट बॉडी के, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस पे अपवर्ड, दूसरे ब्लॉक पे डाउनवर्ड। अब दूसरे ब्लॉक का डायग्राम बनाया, इस पे नॉर्मल फोर्स डाउनवर्ड, वेट तो डाउनवर्ड रहेगा, पूछ के लगेगा ही नहीं, तो एक अर्थ की वजह से कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और हमने फोर्सेस लिख दिए। देखो बेटा इस बॉडी पे जो ऊपर वाला ब्लॉक था ये रेस्ट पे था, रेस्ट पे था तो मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा इसका? जीरो। रेस्ट पे मतलब एक्सेलरेशन जीरो।
एक्सेलरेशन 0 यानी कि ये दोनों फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर क्या है, इक्वल है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, यानी कि नेट अपवर्ड और नेट डाउनवर्ड 0। सर नेट डाउनवर्ड फोर्स किस पे पूछ रहे हो आप? नेट डाउनवर्ड फोर्स किस सिस्टम पे पूछ रहे हो आप? नेट डाउनवर्ड फोर्स पूरे सिस्टम पे, पूरे सिस्टम की अगर आप बात करो नेट डाउनवर्ड फोर्स की, तो वो आएगा बेटा ये M2G प्लस M1G, M2G प्लस M1G ये लगेगा, ठीक है। हालांकि कभी भी पूरे सिस्टम की बात नहीं की जाएगी आपसे, ठीक है ना। आपको ब्लॉक का वेट वह हुई चीज, इसी चीज के लिए मैं आपको ये चीज क्योंकि आप बार बार ये गलती करोगे। आप अब तो ब्लॉक्स का वेट ऐड कर दो, कोई बात नहीं, जब तक सिस्टम रेस्ट पे है ना कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लॉक्स का वेट ऐड कर दो, कोई परेशानी नहीं है। जिस दिन ये कह दिया ना ये सिस्टम इधर मूव कर गया, इधर मूव कर गया, इधर मूव कर गया, उस दिन धुआं उठ जाएगा। फिर उस दिन सारा सारा का सारा डिस्कशन धरा रह जाएगा। मैं उस पल के लिए ये सारा डिस्कशन कर रहा हूं कि ये जो फोर्स लगता है ना, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, वेट नहीं है। समझा रहा हूं मैं। आप चाहे रेस्ट पे जब सिस्टम है, आप उसको वेट के इक्विवेलेंट मान लो। मैंने यही बात की कि देखो आया तो वेट के इक्वल ही, आखिरकार घूम फिर के वेट के इक्वल ही आया। तो अभी इस डिस्कशन के लिए, रेस्ट वाले डिस्कशन के लिए वैलिड है, आप वेट के इक्वल भी ले सकते हो, लेकिन जब मोशन होगा तब ये बातें याद आएंगी आपको। मेरा ये जो मैंने नॉर्मल फोर्सेस का डिस्कशन किया है ना, ये उस दिन याद आएगा सारा, ठीक है। करेंगे अभी प्रॉब्लम्स, कल ही करेंगे ये प्रॉब्लम्स, हम ज्यादा टाइम भी नहीं है। M2 पे नेट फोर्स, नेट तो बेटा 0 है, नेट तो इस पे भी 0 है, इस पे भी 0 है, क्योंकि मूव ही नहीं कर रहे ना। अगर नेट फोर्स होता तो ये कहीं ना कहीं मूव करता। नेट फोर्स इस पे भी 0 है, इस पे भी 0 है, इक्विलिब्रियम है। अब बच्चे नहीं है इतना तो हमें पता है, ठीक है। थर्ड फोर्स लिखे बेटा टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, ये टेंशन ही देता है हमें हरदम, टेंशन इन स्ट्रिंग। ये बेटा इस फोर्स का हम सिर्फ स्ट्रिंग्स में डिस्कशन करते हैं। स्ट्रिंग मतलब धागा या रस्सी, सिर्फ उनमें डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। जब भी आप किसी स्ट्रिंग पे, जैसे कोई धागा है बेटा, एक धागा मैंने यहाँ पे लटका रखा था, मैं इस धागे पे कोई फोर्स लगा दूं या नीचे कोई ब्लॉक लटका दूं, तो ये धागा क्या हो जाता है, एकदम स्ट्रेट तन जाता है ना, थोड़ा सा तना हुआ सा अकड़ जाता है धागा एकदम से, है ना। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स बोलते हैं। जो धागा अकड़ जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। जब आप किसी धागे पे, किसी थ्रेड पे, किसी स्ट्रिंग पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उस स्ट्रिंग में एक टेंशन जनरेट हो जाएगी। जब आप सिर्फ फोर्स अप्लाई करेंगे तब, ऐसे नहीं है ये खुला पड़ा हुआ है, कुछ फोर्स अप्लाई नहीं कर रखा और धागे को टांग दिया। कभी देखा है धागा अकड़ा हुआ, मैं ऐसे पकड़ रखा और वो अकड़ा हुआ है चुपचाप? नहीं। जब आप उस पर फोर्स लगाओगे, टेंशन फोर्स तभी अराइज होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे आप, ठीक है ना। टेंशन फोर्स सिर्फ और सिर्फ तभी अराइज होगा जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे इस केस में हम बात करें, आपने एक 10 kg का ब्लॉक लटका दिया बेटा यहाँ पे, तो इस ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन, 10 into 10 mg, ठीक है। सिस्टम फिक्स्ड है अपना। आपने क्या किया, इस स्ट्रिंग पे 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया, इस स्ट्रिंग पे 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया, तो इस स्ट्रिंग में एक टेंशन जनरेट हो जाएगी अप्लाइड फोर्स के इक्वल। जो नेट फोर्स होगा ना उसके ऊपर, नेट फोर्स, ध्यान रहे, नेट फोर्स के इक्वल। इस स्ट्रिंग पे जो नेट फोर्स है बेटा उसके इक्वल, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप यहां पे देखोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी टेंशन, आप यहां पे देखोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, और टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहती है।
थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। आप एक स्ट्रिंग को इधर से एक ब्लॉक से बांध रखा है, इधर से एक से बांध रखा है, इधर कुछ फोर्स लगाया तो टेंशन जो यहां पे होगी वही यहां पे होगी। एक स्ट्रिंग में कभी भी टेंशन चेंज। तो लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्ट्रिंग्स। बेसिक अजम्पशंस लिख ले बेटा, बेसिक अजम्पशंस, बेसिक अजम्पशंस। बेसिक अजम्पशंस क्या होंगी? सबसे पहला अजम्पशन बेटा, स्ट्रिंग मस्ट बी मासलेस। स्ट्रिंग मस्ट बी मासलेस। हम जितना डिस्कशन करेंगे ना मासलेस स्ट्रिंग्स का प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना। स्ट्रिंग मस्ट बी मासलेस। अगर आपको स्ट्रिंग का मास दे दिया तो वो हम अलग तरीके से डिस्कशन करेंगे, ये तरीका हम उसमें अप्लाई नहीं करेंगे। हम जब भी अब पुली ब्लॉक की आप प्रॉब्लम्स करेंगे, दुनिया भर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अगले आने वाले कई चैप्टर्स में पुली ब्लॉक्स ही है, उसमें आप जो थ्रेड लेंगे, जो स्ट्रिंग लेंगे, वो मासलेस अज्यूम करते हैं। हम उस स्ट्रिंग को एकदम मासलेस अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। सेकेंड, स्ट्रिंग मस्ट बी इनएक्सटेंसिबल इन नेचर। स्ट्रिंग ऐसा ना हो कि आपने फोर्स लगाया और इसकी लेंथ बढ़ जाए, है ना, रबड़ की तरह ना हो। तो रबड़ पे ब्लॉक लटकाया, रबड़ की लेंथ बढ़ जाती है ना, तो हम जो स्ट्रिंग चूज कर रहे हैं वो रबड़ की तरह ना हो, वो इनएक्सटेंसिबल ना हो, सॉरी एक्सटेंसिबल ना हो। स्ट्रिंग मस्ट बी इनएक्सटेंसिबल इन नेचर, इनएक्सटेंसिबल इन नेचर, ठीक है। तीसरा एक फैक्ट बेटा, एक स्ट्रिंग के ऊपर ना नेट फोर्स हरदम जीरो रहेगा। स्ट्रिंग पे नेट फोर्स क्या रहेगा? जीरो। क्योंकि देखो स्ट्रिंग को आपने माना बेटा मासलेस, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। स्ट्रिंग तो मासलेस है, मास जीरो है, तो स्ट्रिंग के ऊपर टोटल फोर्स क्या आएगा? जीरो। स्ट्रिंग पे, मासलेस स्ट्रिंग पे हरदम नेट फोर्स, टोटल फोर्स जीरो आएगा। इसीलिए हम कहते हैं एक स्ट्रिंग पे आपने टेंशन इधर शो की तो इसके इक्वल और अपोजिट टेंशन इधर लगे। सेम बॉडी है, एक टेंशन इधर एक टेंशन इधर, तो नेट क्या आ गया? जीरो, नेट जीरो आ गया, ठीक है। लेकिन हमारा डिस्कशन क्या होता है, हम सिर्फ यहां से डिस्कशन करते हैं, इस ब्लॉक का डिस्कशन करेंगे तो इस ब्लॉक पे फोर्सेस क्या क्या लगे भाई, इसका वेट डाउनवर्ड, टेंशन किस तरफ लग रही है, क्योंकि ये टेंशन इस ब्लॉक पे लग रही है, ये टेंशन इस ब्लॉक पे भी लग रही है स्ट्रिंग में, लेकिन ये ब्लॉक पे लग रही है, ब्लॉक को होल्ड किया हुआ है इसने। तो भी करेंगे बेटा, सारा डिस्कशन करेंगे, एक से ज्यादा ब्लॉक, 3 4 5 7 10 20 जितने मर्जी ब्लॉक्स लगा लो, स्लोली स्लोली करेंगे सारा डिस्कशन, ठीक है। तो टेंशन फोर्स को हम ऐसे ही शो करेंगे। अभी हम सिर्फ फोर्सेस का डिस्कशन किया है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। आज के दिन की हम एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक, ये सारा समझ आ गया तो प्रॉब्लम्स करते हैं एक दो, इजी इजी बेसिक सी प्रॉब्लम करते हैं हम। ठीक है, एक सवाल लिखे, फिर क्वेश्चन लिखे बेटा एक, फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड फोर्स, required force if the block, if the block is accelerating upwards, accelerating upward with acceleration 2 meter per second square, with acceleration 2 meter per second square। एक ब्लॉक दिया हुआ है बेटा हमें, ठीक है, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, फोर्सेस प्रॉब्लम्स करेंगे ना बेटा तब दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। एक ब्लॉक है बेटा 10 kg का, इसको एक स्ट्रिंग से बांध रखा है और ऊपर से हाथ से पकड़ा हुआ है,
ठीक है, एक ब्लॉक को ऐसे ना स्ट्रिंग से बांध के, 10 kg का ब्लॉक है, एक स्ट्रिंग से बांध के इसको, और ऐसे ऊपर से हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल इसमें ये था, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द स्ट्रिंग, टू होल्ड द ब्लॉक। मुझे मेरे हाथ से कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं इसको होल्ड करके रख सकूं। ठीक है, पहला पार्ट आप ये करो, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द ब्लॉक, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द ब्लॉक। ब्लॉक को होल्ड करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, 100 न्यूटन बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पे 100 न्यूटन, तो टेंशन कितनी आएगी 100 न्यूटन, तो यहाँ पे भी फोर्स कितना लगेगा 100 न्यूटन। तो इसके इक्वली फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा ना 100 न्यूटन के अपोजिट, अपवर्ड डायरेक्शन में मुझे 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी मैं इस ब्लॉक को होल्ड कर सकता हूं। ठीक है, अब अगला सवाल मेरा ये है कि मैं इस पे क्या फोर्स लगाऊं, मैं अपवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लगाऊं अपने हाथ से कि ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाए, इसमें एक एक्सेलरेशन डेवलप हो जाए। ठीक है, अगले सवाल के लिए अब थोड़ा सा हमने जो सेकंड लॉ के जो पॉइंट्स पढ़े थे ना कि अप्लाई कैसे करना है, 120 न्यूटन, गुड बेटा। अब देखो बेटा, मान लो आपने, अच्छा एक्सेलरेशन दिया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमने एक्सेलरेशन शो कर दिया, ठीक है ना, एक्सेलरेशन शो कर दिया। अब मान लो आपने फोर्स लगाया बेटा कुछ एफ फोर्स, टी फोर्स लगाया आपने, तो यहां पे भी क्या आएगा टी, ठीक है ना, क्योंकि अब टेंशन तो हमारे अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करेगी ना, टी यहां पे भी कितना आएगा टी, लेकिन ये टी अब क्या 100 के इक्वल नहीं होगा। न्यूटन सर ने हमें क्या बताया था कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स टी माइनस 100 आ गया बेटा नेट फोर्स, और इसको किसके क्वेश्चन 2 ये रहा बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड फोर्स इफ द ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये था इसका, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द ब्लॉक, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स टी माइनस 100, इसको किसके इक्वल रख दो, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन 2, तो टेंशन कितना आ गया बेटा 120 न्यूटन। इस स्ट्रिंग में टेंशन 120 न्यूटन होगी, और कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 120 न्यूटन फोर्स ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो चलो कल इसके और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। कल सिर्फ बस अब थ्योरी हो गई, एनएलएम में थ्योरी इतनी ही थी, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। पहले तो हमारे इस टाइप वाले रूफ सीलिंग प्रॉब्लम्स जो जिनको बोलते हैं हम, है ना, सीलिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स, उसके बाद पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स, फिर स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स, उसके बाद कांस्टेंट रिलेशन प्रॉब्लम्स, और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो कल करेंगे हम डिस्कशन, हर टाइप का डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय बाय।